नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुगल शासन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में लेकर आया हूं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए क्योंकि मुगल शासन में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ठीक है, हर व्यक्ति के बारे में, शाहजहां, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इतिहास में। तो प्लीज़ शिद्दत से देखिएगा, कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़, बहुत ही अच्छा, बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है तो ज़रूर पूरा देखिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कुछ क्वेश्चन आपको हो सकता है पहली बार आपने देखे हों। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? तो आपने एक नाम सुना होगा तुर्क राजा का, जिसका नाम था चंगेज खान। तो चंगेज खान जो थे, उनके द्वितीय पुत्र, उनका नाम था चगताई। तो चगताई तुर्क मुगल जो वस्तुतः थे, इन्हीं से शाखा से निकली है। चगताई तुर्क थे। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। और तुर्कों का अभी भी आपको पता है, तुर्किस्तान अभी भी बना हुआ है, आपको पता होगा, मध्य एशिया। ठीक है, मध्य एशिया में तुर्किस्तान, आपने ये सुना भी होगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित कर दिया था? तो एक तो ये युद्ध का नाम रखिए सर ए पुल, और ये युद्ध हुआ था आपका बाबर और शैबानी खां के बीच में। ठीक है, ये याद रखिए। और कब हुआ था? तो 1501 में। ये तीन चीज़ें याद रखिए। बाबर को शैबानी खां ने पराजित कर दिया था 1501 ईस्वी में, मध्य एशिया से खदेड़ दिया था। मध्य एशिया में ये युद्ध हुआ था और बाबर वहाँ से भाग आया था। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ? ये युद्ध इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बाद मुगलों की नींव रखी गई। तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। इब्राहिम लोदी के पास बड़ी सेना थी, बाबर से भी बहुत बड़ी सेना थी, बाबर से ज़्यादा। लेकिन क्या था, बाबर के पास तोप खाने थे, तो बाबर ने वो तोप खानों का प्रयोग किया और तोपों के दम पर इब्राहिम लोदी को हरा दिया। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल और 1526 ईस्वी में ये हुआ था। और यही वास्तविक मुगल शासन की नींव मानी जाती है। इसके बाद बोला जाता है कि भैया मुगल या शासन जो है बिल्कुल फॉर्म में आ गया, बाबर और इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन देखो, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा उसकी सैन्य कुशलता, उसके पास तोपखाने वगैरह थे, ये उसका बहुत बड़ा जीत का कारण था। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया? तो अभी आपको मैंने बता दिया, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। किसके द्वारा किया गया? बाबर के द्वारा किया गया। कब है? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। सब चीज याद है ना पूरा? क्लियर? किसके किसके विरुद्ध हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के विरुद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चलिए। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका तोप खाना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा यहां पर सही आंसर? तो देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध यहां पर बिल्कुल सही आंसर है, 1526 बिल्कुल सही आंसर है। खानवा का युद्ध एक साल बाद 27 में हुआ था। घाघरा का युद्ध उसके बाद 1529 में हुआ था। और चंदेरी का युद्ध जो था, ये गलत दिया हुआ है। चंदेरी का युद्ध इस समय नहीं हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था मैं आपको बता देता हूं। चंदेरी का युद्ध आपका हुआ था 1528 में, याद कर लो। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। ठीक है, बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था ये युद्ध 1528। ठीक है, 26 में पानीपत, 27 में खानवा, 28 में चंदेरी और 29 में घाघरा। ठीक है, क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? बताइए, राणा सांगा की बात हो रही है। यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। खानवा के युद्ध में बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, पानीपत के युद्ध में बाबर और
आपका इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था। घाघरा के युद्ध में बाबर और अफगानों के बीच में युद्ध हुआ था। और आपका चंदेरी में क्या हुआ था? चंदेरी में बाबर और मेदिनी राय। ठीक है, चारों युद्ध का याद रखो। इसमें इब्राहिम लोदी था, खानवा में राणा सांगा, इसके बाद आपका चंदेरी में मेदिनी राय, और घाघरा में कौन था? घाघरा में था अफगान शासक। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने डैश नाम रखा था। तो बाबर का नाम पहले था जहीरुद्दीन मोहम्मद, आप याद कर लीजिएगा, और इसने अपना नाम बदलकर बाबर रख लिया था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और इसने जैसे ही पानीपत का युद्ध हुआ था प्रथम 27 अप्रैल 1526 को, इसने अपने आप को बादशाह नाम से घोषित कर दिया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली बाबर ने। जहीरुद्दीन मोहम्मद लिख के आ जाए तो वो भी सही रहेगा। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर बाबर ने बाबरनामा नामक अपनी पुस्तक में मेवाड़ का उल्लेख किया है, याद रखना। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा में 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है। सबसे पहले है आपका विजयनगर, याद रखिएगा, विजयनगर सुना है विजयनगर का नाम। और दूसरा आपका उसने मेवाड़ का जिक्र किया है। मेवाड़ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मेवाड़ के कौन थे? राणा सांगा थे। ठीक है, राणा सांगा जी मेवाड़ के शासक थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया है, जो कि मुगलों का असली भाषा थी। मुगल असल तुर्क थे, जो कि मैंने आपको बताया चंगेज खान के दूसरे पुत्र की शाखा के नाम पर उनका नाम रखा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, तुजुक ए बाबरी तुर्की में लिखी गई है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था यहाँ पर मीर बाकी ने। ठीक है, ऐसी मान्यता है कि मुगल बादशाह बाबर के सेना नायक थे मीर बाकी। उन्होंने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था मीर बाकी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है निम्न नामों में से उसे चिन्हित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। तो आपको बता दूं हुमायूं के भाइयों का नाम। तो सबसे पहले आपका कामरान, ठीक है, अस्करी और हिंदाल, ये तीनों आपके बाबर के पुत्र और हुमायूं के भाई थे। ठीक है, उस्मान नाम का कोई भाई नहीं था उनका, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ। और हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। हुमायूं जो था ना, हुमायूं वो बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था और 1508 में काबुल में पैदा हुआ था। उसकी माँ माहम बेगम शिया संप्रदाय से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। फरीद जो बाद में शेर शाह सूरी बन गया था, पहले का नाम था फरीद, ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो फरीद ने शिक्षा प्राप्त की थी आपके ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की थी, जिसका बाद में नाम शेर शाह सूरी बना। अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा फरीद। फरीद मतलब शेर शाह, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो सबसे पहले हजरत आला और बाद में सुल्तान की उपाधि शेर शाह सूरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित किया था 1529 में, और उसके बाद शेर शाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की। ठीक है, एक चौसा का युद्ध हुआ था, किसी को याद है कब हुआ था? 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेर शाह की उपाधि धारण की थी चौसा के युद्ध में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हुमायूं के चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था हुमायूं ने?
यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हुमायूं ने सबसे पहले किया था 1532 ईस्वी में चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा था, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, याद रखिएगा 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और फिर 1532 में रायसीन के महत्व किले को जीत लिया। ठीक है, 1532 में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था। तो किसने कराया था बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण। यहां पर सही आंसर हो जाएगा हाजी बेगम ने। हाजी बेगम के पति का नाम क्या था, तो हाजी बेगम के पति का नाम था हुमायूं। हुमायूं के लिए हाजी बेगम ने मकबरे का निर्माण दिल्ली में कराया, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है दीन पनाह। ठीक है, दीन पनाह नाम का मकबरा है हुमायूं का। उसकी बीबी ने उसके लिए बनाया था, 1564 में इसका निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, दीन पनाह याद रखिएगा। ठीक है, हुमायूं का मकबरा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया। तो अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना कहां पर मिली थी, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कालानौर। हुमायूं की मृत्यु जो है के अवसर पर अकबर जो है पंजाब में सिकंदर सूर को समाप्त करने में संलिप्त था। वो वहां पर जो है बैरम खां उसका संरक्षक था। याद रखना, अकबर का संरक्षक आप लोगों ने सुना होगा बैरम खां। ठीक है, अकबर का संरक्षण बैरम खां था और उम्र थी उसकी 14 वर्ष। ठीक है, 13 वर्ष कुछ महीने थी, लेकिन आपको मोस्टली बुक में 14 वर्ष मिलेगी, लूसेंट स्पीडी वगैरह में, और 1-2 बुक में 13 वर्ष और कुछ महीने मिलेगी। ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र थी उसकी, याद रखना, ऐसा हर जगह लिखा है। और सन क्या था, सन था आपका 14 फरवरी 1556। ठीक है, 1556 था। तो आपसे पूछा जाता है अकबर का शासनकाल। ठीक है, स्टार्टिंग और एंड। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो यहां पर सही आंसर है राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, यह मुख्य उद्देश्य था। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। और यह कब, जो अकबर ने 1576 में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा, और मान सिंह जो है मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ पहुंचा वहां पर। ठीक है, और सामना किया राणा प्रताप ने। उसके बाद वहीं अरावली की पहाड़ियों में छिप गए। ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध के बाद अरावली की पहाड़ियों पे छिप गए राणा प्रताप जी। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ, तो यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1576 ईस्वी। याद रखिएगा हल्दी घाटी युद्ध का समय। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे, तो यहां पर सही आंसर है हकीम खान थे सेनापति। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया था। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी ने किया, और अफगानों की टुकड़ी में कौन थे, हकीम खान। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु जाता था, तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, किस चिश्ती, हाँ ऑप्शन नंबर यहां पर बताइए क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आप लोगों ने सबने सुना होगा। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताई और इनकी दरगाह पर वो जाता था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर में है। ठीक है, अजमेर में स्थित है जो दरगाह। ठीक है, अजमेर में दरगाह के साथ एक और प्रसिद्ध चीज स्थित है। कौन सा मंदिर स्थित है, कमेंट करके बताइए। अजमेर में और कौन सा एक मंदिर स्थित है दरगाह के अलावा जो कि बहुत प्रसिद्ध है, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था, खुद मृत्यु की थी किसकी, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा अदम खां। अदम खां को खुद मारा था। आपको पता होगा महाम अनंगा के पुत्र जो उनकी माता थी, जो उनकी सेवा करती थी। ठीक है, उनके पुत्र जो थे अदम खां थे, और 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री जो थे अतगा खां की हत्या कर दी थी। ठीक है, प्रधानमंत्री की हत्या कर दी थी, इसलिए उसके पुत्र को मार दिया था। अगला क्वेश्चन देखो, राजपूताना के निम्न राज्यों में से
किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, खुद से नहीं स्वीकार की थी? तो यहां पर सही आंसर है आपका मेवाड़। मेवाड़ एक ऐसा राज्य था जिसने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। वहां के शासक कौन थे? राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद पुत्र जो थे उनके राणा अमर सिंह, ठीक है, उन्होंने 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि की थी, 1615 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखो, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण बिल्कुल नहीं किया? तो यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मारवाड़ के राव चंद्र सेन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1565 ईस्वी में जो थे राव चंद्र सेन ने जो है मना कर दिया मुगलों का जो है अधीन रहने के लिए, और लड़ाई कंटिन्यू करते रहे वो जब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी। अगले क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप की भांति उन्होंने भी निरंतर मुगलों से युद्ध लड़ा। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती डैश की रानी थी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका, दुर्गावती जी जो थी पूर्वी प्रदेशों के शासक थे, जो आसफ खां को जो है गोंडवाना के राज्य को जीतने के लिए भेजा था। और यहां पर दुर्गावती जी जो है आपकी ऑप्शन नंबर ए, मंडला पूरा क्षेत्र था, मंडला की रानी थी, वर्तमान जबलपुर जिला, ठीक है, जबलपुर लगता है, पूरा जबलपुर पूरा मंडला इलाका रानी दुर्गावती जी का था। और इन्होंने भी अकबर के साथ युद्ध लड़ा और जो है इनके अधीनता स्वीकार नहीं की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? तो अबुल फजल की मृत्यु किसके कारण हुई थी? यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शहजादा सलीम। शहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। तो अकबर ने 1602 ईस्वी में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया। उसी समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने अबुल फजल की मार्ग में ही हत्या कर दी थी, अबुल फजल की, ठीक है, शहजादा सलीम के कारण हुई थी। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी किस चीज पर? अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था ऑप्शन नंबर ए, मनसबदारी प्रथा थी। वहां पर कौन सी प्रथा थी? मनसबदारी प्रथा थी। साम्राज्य के विस्तार एवं शांति सुव्यवस्था के लिए सुसंगठित सेना का होना अत्यंत आवश्यक था। और इसमें कौन सी प्रथा निकाली? अकबर ने मनसबदारी प्रथा। जो सैनिकों का गढ़ होता था, संगठित करता था, उसको मनसब बोला जाता, और जो मुख्य होता था उसको मनसबदार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फर खान तुर्बती। दीवान शब्द फारसी का शब्द है और खलीफा उमर के काल में मुसलमानों ने इसे अपनाया था, ठीक है। और यहां पर जो है मुजफ्फर खां तुर्बती को अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया गया, याद रखिएगा। आर्थिक मामलों एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। दीवान जो होता था ना, आर्थिक मामलों और राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रथा को लागू किया वह किस देश से में प्रचलित थी सबसे ज्यादा? तो उसने लिया था मंगोलिया से, ठीक है। मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया से ली गई थी। इस प्रकार का सैन्य विभाजन चंगेज खान, जो आपको बताया था ना मैंने, तुर्की चंगेज खान मंगोल शासक था। मंगोल सेना चंगेज खान ने जो है नेतृत्व किया था मंगोल सेना का। और अकबर द्वारा प्रथम मनसबदारी प्रणाली यद्यपि काफी हद तक नवीन थी, लेकिन थोड़ी बहुत मंगोल सैन्य विभाजन पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन देखिए, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जाप्ती प्रणाली ऑप्शन नंबर डी, ये अकबर की उपज थी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली प्रचलित थी, ठीक है, जाप्ती प्रणाली यूज करते थे वो, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो टोडरमल जो है भू राजस्व में ख्याति अर्जित की थी उन्होंने। टोडरमल भू राजस्व क्षेत्र में बहुत फेमस थे, याद रखिएगा, ठीक है। टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था, जो उन्होंने स्थायी बंदोबस्त वहां पर लागू किया था, स्थायी प्रारूप स्टार्ट किया था। इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका दहसाला व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी। कई क्वेश्चन आपने मुगल शासन से रिलेटेड बिल्कुल नए नए देख रहे होंगे, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत नए नए हैं। टोडरमल संबंधित थे, तो सभी को पता है किससे संबंधित थे, ऑप्शन नंबर बी
मालगुजारी सुधारों से संबंधित है टोडरमल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह और अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा जो है निरत्यन कड़ी थी, बताइए क्या हो जाएगा यहां पर सही आंसर। यहां पर सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोडरमल है, जो कि भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह और अकबर के मध्य की कड़ी थी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था। तो अकबर ने जो दीन इलाही प्रारंभ किया था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 1582 ईस्वी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दीन इलाही की स्थापना की थी। इसके अंतर्गत अकबर ने जो है सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित किया था और इसे सर्वमान्य बना दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। और हिंदुओं में बीरबल ने सबसे पहले से स्वीकार किया था। किसने? बीरबल ने दीन इलाही को सबसे पहले स्वीकार किया था हिंदुओं में, याद रखिएगा। दीन इलाही को स्वीकार करने वाला बीरबल था, ठीक है। फिर राजा भगवान सिंह और राजा मान सिंह ने भी इसको कबूल किया, इसको कबूल करने से इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था। तो फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना ऑप्शन नंबर सी, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ अकबर चर्चा करता था, उसको इबादत खाना बोलते थे, वो जो कि फतेहपुर सीकरी में था। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो इनमें से फतेहपुर सीकरी में कौन सा नहीं है। यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका पंचमहल। बाकी स्वर्ण महल है, जोधाबाई महल है, अकबरी महल है, पंचमहल नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, आगरा से 36 किलोमीटर दूर है फतेहपुर सीकरी और यहाँ पर 1572 में जो है राजमहल सह किले का निर्माण हुआ था और इसमें जो है पंचमहल, स्वर्ण महल, सुनहला मकान, दीवाने आम, दीवाने खास, बीरबल कोठी आदि बिल्कुल प्रमुख है, याद रखिएगा, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखो। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था। तो चांदी का सिक्का किस मुगल ने शुरू किया था। यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह ने स्टार्ट किया था चांदी का सिक्का, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए का विनिमय दर क्या थी। तो तांबे और चांदी के रुपए की विनिमय दर आपकी ऑप्शन नंबर डी 64:1 था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया शेर शाह की मृत्यु हुई। तो शेर शाह की मृत्यु कालिंजर में हुई, याद रखिएगा। कालिंजर विजय के दौरान शेर शाह के सैनिक हुक्के गोले फेंकने में व्यस्त थे और बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवार से टकरा गया और वह गिरा और बारूद से भरे हुए गोले रखे थे, जहां पर आग लग गई और शेर शाह सूरी वहां से अध जला बाहर निकला। शेर शाह को दफनाया गया कहां पर। तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सासाराम में शेर शाह को दफनाया गया, याद रखिएगा, ठीक है। सासाराम आपका किस प्रदेश में है, कमेंट करके बताइए। सासाराम किस प्रदेश में है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था। तो यहां पर सही आंसर है दिल्ली की किला ए कोहना मस्जिद। किला एक कोहना मस्जिद जो थी शेर शाह सूरी द्वारा निर्माण कराई गई थी। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया गया था। यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह द्वारा ही किया गया था दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। सही आंसर है वही आपका शेर शाह सूरी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था। क्या हो जाएगा यहां पर सही आंसर। तो सही आंसर है आपका बुलंद दरवाजा, ऑप्शन नंबर ए। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था 1572-73 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। गुजरात के इतिहासकार और सलाहकार लोगों ने ये जो है वहां पर। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा अकबर ने। खुद अशिक्षित था लेकिन शिक्षा संबंधी सुधार उसने किए थे, याद रखिएगा। कई बार एग्जामों में पूछा गया है ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। तो अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह था। तो यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पंचमहल। पंचमहल जो है बौद्ध विहार की तरह था, इसका नक्शा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जहांगीर महल स्थित है, बताइए कहां। तो जहांगीर महल कहां पर स्थित है।
यहां पर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आगरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा ऑप्शन नंबर ए सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, याद रखिएगा, जिसे सुल्तान सिकंदर लोधी ने अपने नाम पर बसाया था। अकबर ने इसका नाम जो है बहिस्ताबाद रखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आगरा से थोड़ी दूर है, दिल्ली के रास्ते में, निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया? तो यहां पर सही आंसर है दिल्ली का लाल किला। ठीक है, दिल्ली का लाल किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया। इसका निर्माण शाहजहां के शासनकाल में कराया गया। यह चतुर्भुजाकार लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले का नाम प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा, किसने कराया था लाल किले का निर्माण? शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी अनुवाद किया था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल कादिर बदायूनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, महाभारत का फारसी अनुवाद किया था। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो सही आंसर है रज़्मनामा, याद रखिएगा। ठीक है, रज़्मनामा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी अनुवाद किया था? तो रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल कादिर बदायूनी। तो महाभारत और रामायण दोनों का श्रेय इन्हीं को जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कमल की उपाधि दी गई थी? तो जरी कमल की उपाधि दी गई थी ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद हुसैन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जैन साधु को अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, हरि विजय सूरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दसवंत जो था अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालिक भारतीय राजा कौन था? तो एलिजाबेथ प्रथम के समकालिक थे अकबर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 1600 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है? यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया हुआ है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका रॉल्फ फिंच। ऑप्शन नंबर ए, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में, ऑप्शन नंबर सी, 1576 ईस्वी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने लागू की थी? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जहांगीर ने ये प्रथा लागू की थी। दो अस्पा, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते थे और सिंह अस्पा में सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे मनसबदार को। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में अपने पहले निम्न में से किसे भेजा था? सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में भेजा था हॉकिंस को। ऑप्शन नंबर विलियम हॉकिंस, 1608 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो यहां पर सही आंसर है वही हॉकिंस, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था। शासनकाल किसका था उस समय? यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर का शासनकाल था। ठीक है, जहांगीर याद रखना, थॉमस रो जब भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आ गया था? तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वही थॉमस रो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखना इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखो, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह कौन था?
तो जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण देने वाले फ्रांसिस्को पेलसर्ट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये डच पर्यटक थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो भैया जहांगीर बहुत ही ज़्यादा चित्रकला को लेकर प्रभावित था और मुगल चित्रकला सबसे पराकाष्ठा पर जहांगीर के समय पहुंची। आपको चित्रकला आए तो समझ जाना जहांगीर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल हसन इसको दी थी नादिर उल असर की पदवी, उल जमा की पदवी, नादिर उज जमा की पदवी इसको दी थी। दोस्तों क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत सारे। यदि मैं आपको पढ़ाने बैठ जाऊंगा ना, 100-150 से ऊपर क्वेश्चन है, 200 से ऊपर क्वेश्चन जाएंगे। तो एक एक पार्ट में बना देता हूं क्योंकि आप लोग भी इतना लंबा वीडियो नहीं देख पाएंगे। जिसने पूरा वीडियो देखा मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना, अकबर का शासनकाल कमेंट करके मुझे बताना कब से कब तक था, ठीक है। और इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा। यदि आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और मुझे बता देना कि सर पसंद आया, इसका पार्ट 2 चाहिए। जिसको भी पार्ट 2 चाहिए मैं ज़रूर पार्ट 2 लाऊंगा, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तब, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ये था पार्ट 1, इसका पार्ट 2 भी जल्द आएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पार्ट 2 में। जिसको पार्ट 2 चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।